जिनमें गैंगमैन, खलासी और हेल्पर जैसी पोस्ट थी। बदले में पटना में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन उनके परिवार और ये कंपनी विजय कोचर और विनय कोचर की थी। जैसे ही गठबंधन टूटता है, सीबीआई एक्टिव हो जाती है। क्या यह महज सहयोग था या बीजेपी का लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने का प्लान? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाएंगे जो सिर्फ एक घोटाले की बात नहीं बल्कि बिहार की राजनीति, इंडियन रेलवे की विरासत और एक परिवार की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। ये है आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब्स घोटाला। दो ऐसे मामले जिनमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती पर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लगते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच भ्रष्टाचार की कहानी है या फिर एक राजनीतिक साजिश का जाल? सीबीआई, ईडी से लेकर कोर्ट तक क्या क्या हुआ और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली क्या अपना पक्ष रखती है, वो भी जानेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी घोटाला 2004 से 2009 की उस दौर से शुरू होता है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई का इल्जाम है कि लालू प्रसाद यादव ने रांची और पुरी के 2 पुराने बीएनआर मतलब बंगाल नागपुर रेलवे होटलों का ठेका जो होता है सुजाता होटल नाम की कंपनी को दिलवाते हैं अपनी पावर का यूज करके। ये कंपनी विजय कोचर और विनय कोचर की थी। इल्जाम यह भी है कि इसके बदले लालू प्रसाद यादव के परिवार को पटना में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 3 एकड़ की कीमती जमीन बहुत ही सस्ते दाम पर दे दी जाती है। इस डील में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का नाम भी आता है जो बाद में लारा प्रोजेक्ट के नाम से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास पहुंचती है। ईडी ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया और 2023 में उस जमीन को अटैच कर लिया जिसकी कीमत 45 करोड़ बताई गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का पक्ष क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पहला तर्क है टेंडर प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी। लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने दिल्ली के राव जेवेन्यू कोर्ट में दावा किया कि टेंडर पूरी तरह से रूल्स के मुताबिक था। 16 सितंबर 2006 को रेलवे ने इन होटल्स के लिए खुली बोली मंगवाई। इसमें 15 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेती हैं। इसके बाद 19 फरवरी 2007 को सुजाता होटल्स को ठेका मिल जाता है। इसमें लालू प्रसाद यादव के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पूछते हैं कि अगर धांधली हुई थी तो सीबीआई बाकी 14 बोलीदाताओं के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिखा रही है? सीबीआई की चार्जशीट में सिर्फ सुजाता होटल्स का जिक्र है, बाकी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या सीबीआई की जांच में खामी नहीं दिखाता? दूसरा जो तर्क वो देते हैं वो ये है कि जमीन का सौदा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि डिलाइट मार्केटिंग कंपनी उनकी थी ही नहीं। ये कंपनी पहले सरला गुप्ता के पास थी जो आरजेडी नेता प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी और एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन थी। 2010 और 2014 में ये राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम हुई थी। तब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री नहीं थे। अब सवाल ये है कि अगर ये ठेके का इनाम था तो 5 से 10 साल बाद ये सौदा क्यों हुआ? लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने कोर्ट में इनकम टैक्स रिटर्न पेश किए जिसमें ये सारी संपत्तियां जो उनकी थी वो घोषित है। 2008 में उस जमीन की कीमत 65 लाख रुपए थी जो उस वक्त के मार्केट वैल्यू के हिसाब से सही थी। ईडी का दावा है कि ये 45 करोड़ की थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पक्ष का कहना है कि ये वैल्यूएशन 2023 की है ना कि 2008 की। जो तीसरा तर्क है वो है रेलवे का गोल्डन एरा। लालू प्रसाद यादव के टाइम में रेलवे ने 90,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। उन्होंने गरीब रथ शुरू किया, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी और जो मजदूर गरीब रेलवे में रेल की पटरियों पर पत्थर बिछाते, जो गरीब कुली का काम करते थे, लालू प्रसाद यादव ने उनको रेलवे में परमानेंट नौकरी दे दी क्योंकि वो जानते थे कि ये मजदूरी का काम करने वाले सारे गरीब हैं। अगर इनको परमानेंट नहीं किया गया तो ये कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे और इनके बाल बच्चे भी मजदूरी ही करेंगे। दोस्तों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और आईआईएम अहमदाबाद ने उनके मॉडल्स की तारीफ करी। उनके समर्थक पूछते हैं कि क्या कोई भ्रष्ट मंत्री इतना कुछ कर सकता है? अगर लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट थे तो रेलवे की हालत आज के टाइम में इतनी खराब है तो तब क्यों नहीं हुई? अगर उनको घोटाला ही करना होता तो 90,000 करोड़ का ही घोटाला कर लेते, ये लाख और करोड़ जैसे चिल्लर का क्यों ही करते? चौथा तर्क पॉलिटिकल टाइमिंग। आरजेडी का दावा है कि ये केस 2017 में तब शुरू हुआ जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से गठबंधन तोड़ लिया और बीजेपी के साथ मिल गए।
तेजस्वी यादव ने 2017 में कहा था, जब तक हम नीतीश जी के साथ थे कोई जांच नहीं थी, जैसे ही गठबंधन टूटा सीबीआई एक्टिव हो गई। क्या यह महज सहयोग था या बीजेपी का लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने का प्लान? लालू प्रसाद यादव का कहना है कि सीबीआई और ईडी के पास कोई डायरेक्ट सबूत ही नहीं है, टेंडर में धांधली का कोई कागज ही नहीं, जमीन और ठेके का कोई सीधा लिंक ही नहीं है, ये सिर्फ शक के आधार पर बनाया गया केस है और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं लैंड फॉर जॉब घोटाले की। तो सीबीआई का इल्जाम है कि 2004 से 2009 में लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में ग्रुप डी की 1458 नौकरियां बिना एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन के दे दी। इनमें डायमंड, खलासी और हेल्पर जैसी पोस्ट थी। बदले में पटना में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन उनके परिवार और सहयोगियों को मिली थी। सीबीआई ने 200 से ज्यादा सेल डीड्स, एक हार्ड डिस्क और भोला यादव की डायरी को सबूत बताया। लेकिन लालू और उनके परिवार का जवाब क्या है, इसे हर एंगल से समझते हैं। पहला तर्क है नौकरियों का सबूत। तेजस्वी यादव ने 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौती दी कि सीबीआई उन 1458 लोगों के नाम, नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग डेट्स दिखाए या किसी एक भी शख्स को कोर्ट में पेश करे। आरजेडी का दावा है कि सीबीआई ने अब तक एक भी नौकरी पेशा शख्स को गवाह नहीं बनाया। अगर ये इतना बड़ा घोटाला था तो 15 साल में एक भी बेनिफिशियरी क्यों नहीं मिला? लालू प्रसाद यादव के वकील कहते हैं कि रेलवे में उस वक्त लाखों नौकरियां दी गई और यह प्रक्रिया बोर्ड और अधिकारियों के हाथ में थी, न कि रेल मंत्री के हाथ में। दूसरा तर्क है जमीन के सौदे। सीबीआई का कहना है कि जमीन सर्किल रेट से कम में खरीदी गई। मिसाल के तौर पर किशुनदेव राय ने 2008 में राबड़ी देवी को 3375 स्क्वायर फीट जमीन मात्र 3.75 लाख में दे दी थी। सीबीआई का दावा है कि इसके बाद उनके परिवार को नौकरी मिली। लेकिन लालू प्रसाद यादव के वकील पूछते हैं कि क्या कोई कागज है जो ये साबित करे कि नौकरी जमीन के बदले दी गई? पटना में उस वक्त सर्किल रेट से कम में सौदे आम थे क्योंकि लोग स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स बचाते थे। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2010 के बीच बिहार में 70% से ज्यादा प्रॉपर्टी डील्स सर्किल रेट से नीचे ही हुई हैं। तीसरा तर्क देते हैं कि भोला यादव की डायरी। भोला यादव लालू प्रसाद यादव को ओएसडी हुआ करते थे। उनको 2022 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सीबीआई दावा करती है कि उनकी डायरी में घोटाले के सबूत हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि ये डायरी कभी पब्लिक क्यों नहीं की गई, न ही इसका कोई फॉरेंसिक एनालिसिस हुआ। 2023 में कोर्ट में सीबीआई ने सिर्फ डायरी का जिक्र किया था लेकिन उसका कंटेंट नहीं दिखाया गया। लालू प्रसाद यादव का सवाल है कि अगर ये इतना बड़ा सबूत था तो इसे कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया? क्या ये सिर्फ शक पैदा करने का हथकंडा था? चौथा तर्क वो है कि जांच की टाइमिंग। ये केस 2022 में तब शुरू होता है जब नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से गठबंधन करते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2017 से 2021 तक जब हम विपक्ष में थे ये मामला ठंडा था। 2022 में जैसे ही हम सत्ता में आए सीबीआई ईडी ने फिर छापे मारने शुरू कर दिए। आरजेडी आरोप लगाती है कि बीजेपी की ये साजिश है क्योंकि लालू का परिवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गया। क्या एक जांच कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा नहीं है? लालू प्रसाद यादव का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो नौकरी और जमीन का सीधा लिंक दिखाए। अगर ये इतना बड़ा घोटाला था तो 15 साल में एक भी ठोस सबूत क्यों नहीं मिला? दोस्तों, इन दोनों मामले में सीबीआई और ईडी की जांच पिछले 1 दशक से चल रही है। आईआरसीटीसी केस में 2017 में एफआईआर हुई, 2018 में चार्जशीट दाखिल होती है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में 2022 में एफआईआर होती है और 2023 में चार्जशीट आती है सामने। लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पक्ष में कई कानूनी जीत है। पहला सबूत, बार बार जमानत मिल जाना। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती को हर बार कोर्ट में जमानत मिल जाती है। 2024 में दिल्ली की राव जेवनी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। लालू प्रसाद यादव के वकील कहते हैं कि अगर सीबीआई और ईडी के पास पक्के सबूत होते तो कोर्ट जमानत क्यों देती? सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में कहा गया कि जमानत तभी दी जाती है जब सबूत कमजोर हो या जांच पूरी नहीं हुई हो। दूसरा सबूत, 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के इल्जाम खारिज कर दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि उनकी संपत्ति उनकी घोषित आय से मेल खाती है। लालू प्रसाद यादव के वकीलों ने 2023 में कोर्ट में दस्तावेज पेश किए कि उनकी सारी जमीनें उसी वैध आय से खरीदी गई थी। अगर उनकी पुरानी संपत्ति वैध थी तो नई जमीनें अवैध कैसे हो गई? तीसरा सबूत, इनकम टैक्स रिकॉर्ड। ईडी का दावा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने 600 करोड़ का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कमाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव कहते हैं
कि उनकी सारी संपत्ति इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज है। 2004 से 2009 में लालू प्रसाद यादव की आय उनके सांसद और मंत्री के वेतन, खेती और किराए से थी। अगर ये पैसा अवैध था तो 20 साल में आयकर विभाग ने नोटिस क्यों नहीं दिया? ये भी एक सोचने वाली बात है। चौथा सबूत, जांच की देरी। लालू प्रसाद यादव के समर्थक पूछते हैं कि अगर घोटाला इतना बड़ा था तो 15 साल में जांच क्यों पूरी नहीं हुई? सीबीआई ने 200 से ज्यादा सेल किट्स बरामद करने का दावा किया, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 7-8 का जिक्र है। बाकी का क्या हुआ? क्या सीबीआई और ईडी सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। पांचवा तर्क की बात करें तो राजनीतिक दबाव। जांच की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा संदेह पैदा करती है। 2017 में नीतीश आरजेडी से नाता तोड़ते हैं और आईआरसीटीसी केस की जांच शुरू हो जाती है। फिर 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़ दी और लैंड फॉर जॉब्स का केस तेज हो जाता है। तेजस्वी यादव ने 2023 में कहा था कि जब हम सत्ता में नहीं थे तो जांच ठंडी थी। जैसे इंडिया गठबंधन बना, सीबीआई एक्टिव हो गई। क्या एक केंद्र सरकार का लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने का प्लान नहीं है? वो कहते हैं कि जैसे ही कोई नेता, कोई आदमी बीजेपी के अगेंस्ट जाता है, उसके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव बिहार में गरीबों, पिछड़ों और दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। 1990 में जब वो सीएम बने तो ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी मिली। उनके समर्थक कहते हैं कि बीजेपी उन्हें इसलिए निशाना बनाती है क्योंकि वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हैं, जो सबसे बड़े आवाज लेकर के उनके लिए खड़े रहते हैं। जनता का समर्थन। 2015 में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2020 में भी तेजस्वी ने शानदार प्रदर्शन किया। अगर लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट थे तो जनता उन्हें बार बार क्यों चुनती है? पटना की गलियों में लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने हमें सम्मान दिया, बीजेपी को ये पसंद नहीं। क्या ये जनता का भरोसा उनकी बेगुनाही का सबूत नहीं है? पिछले मामलों की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला भी सामने आया। वो जेल गए लेकिन हर बार जमानत पर बाहर आ गए। इसकी पूरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। आरजेडी का कहना है कि 30 साल से सीबीआई और ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। क्या ये जांच सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए है? लालू प्रसाद यादव की ईमानदारी की बात करें तो 2022 में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वो सिंगापुर गए, लेकिन कोर्ट की इजाजत लेकर उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी दी। समर्थक कहते हैं अगर ये दोषी होते तो देश छोड़कर भाग जाते, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा इनके पास होता तो यहाँ रुकते ही क्यों? लेकिन लालू प्रसाद यादव हमेशा लड़े और वापस आए और अपने लोगों के बीच ही रहे। कई लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मामलों में सबूत कमजोर हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि सीबीआई और ईडी अक्सर सर्कमस्टांसेस बेसिस सबूतों पर केस बनाते हैं जो कोर्ट में टिक नहीं पाते। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो लालू प्रसाद यादव के वकील रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि बिना डायरेक्ट लिंक के ये इल्जाम सिर्फ और सिर्फ शक पैदा करते हैं और कुछ भी नहीं। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक नवीन मिश्रा का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाना बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। वो बिहार में आरजेडी को कमजोर करना चाहते हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जनाधार आज भी मजबूत है। क्या ये जांच कानूनी कम और सियासी ज्यादा है? दोस्तों, टेंडर का रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इनकम टैक्स दस्तावेज, बार बार जमानत और जनता का भरोसा, ये सब लालू प्रसाद यादव के पक्ष में है। लेकिन सीबीआई और ईडी के इल्जाम भी गंभीर हैं। सच अभी कोर्ट तय करेगा। तो दोस्तों, ये थी आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब्स घोटाले की पूरी कहानी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव दोषी हैं या ये एक सियासी साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय राघव, जय माधव।